So beta, continuing this, now I will find out common potential. Common potential. देखिए बेटा आप गौर से, रिडिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज obeys law of conservation of charge. मतलब टोटल चार्ज जो पहले था बाद में भी वही रहेगा, ठीक। पोटेंशियल चेंज हो गया मगर टोटल चार्ज जो पहले था वो बाद में भी रह गया। मतलब अगर इस पे चार्ज था 4 कूलम, इस पे चार्ज था 2 कूलम, तो टोटल में आ गया बेटा ये 6 कूलम, ठीक। अब अगर चार्ज यहां से फ्लो हो गया, फ्लो होते होते अब इनका पोटेंशियल बराबरी पे आ गया, तो इसका मतलब बन गया कि तब भी टोटल चार्ज 6 कूलम ही रहेगा। हां, इसका 4 था वो चेंज होगा, इसका 2 था वो चेंज होगा, इंडिविजुअली इन दो का चार्ज चेंज होगा, पर एज ए होल इस पूरे सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा, सेम। सो redistribution of charge obeys law of conservation of charge, which implies charge before distribution is equal to charge after distribution. पहले कितना चार्ज था, स्फीयर 1 पे था Q1, स्फीयर 2 पे था Q2, तो पहले टोटल चार्ज था Q1 प्लस मान लो 4 प्लस 2। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने कहा इसका चार्ज रहा Q1 डैश, इसका चार्ज रहा Q2 डैश। फर्ज कर लो इसका 3, इसका 3। So Q1 प्लस Q2 इज इक्वल, क्या Q1 को नहीं लिख सकते हैं C1, तब इस स्फीयर का पोटेंशियल था V1, C2 V2। हां, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर 1 का चार्ज Q1 डैश है, कैपेसिटेंस C1, पर अब इसका पोटेंशियल V। स्फीयर 2 की कैपेसिटेंस C2, मगर अब इसका पोटेंशियल V, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या हो गया, दोनों स्फीयर्स का पोटेंशियल बराबर आ गया। वंस द पोटेंशियल इज सेम, नो मोर फ्लो ऑफ चार्ज कैन अकर। So charge can flow from one conductor to the another conductor only until both will attain same potential, and that same potential is called common potential। और एक बार समझिए, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक स्फीयर का चार्ज था Q1, दूसरे का था Q2। Q1 वाले की कैपेसिटेंस थी C1, तब उसका पोटेंशियल था V1, दूसरे का थी कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल था V2, ठीक। अब हमने इनको कनेक्ट किया, कनेक्ट होने से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब स्फीयर 1 का चार्ज बन गया Q1 डैश, इसका बन गया Q2 डैश, मगर टोटल चार्ज जो पहले था वो बाद में भी है। इट हैज टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आपने कोई नया चार्ज नहीं दिया, आपने दो चार्जड बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो अगर हम इसी को सॉल्व करेंगे, इफ वी विल सॉल्व इट, ये बनाना C1V1 प्लस C2V2, C1 प्लस C2 इंटू V, तो ये बन गया आपका कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल, एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल। तो मैं यहां पे आपको एक इलस्ट्रेशन से भी इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। फर्ज कर लो आपने एक स्फीयर लिया जिसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड
और पोटेंशियल है 4 वोल्ट। दूसरा स्फीयर लिया जिसकी पोटेंशियल है 2 वोल्ट, इस पे चार्ज स्टोर है और चार्ज स्टोर होने से इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट। इस पर भी चार्ज स्टोर है, इसका पोटेंशियल है 4 वोल्ट। इसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड। हम इसकी कैपेसिटेंस मानकर चलेंगे 3 माइक्रोफैरड, जस्ट एज एन इलस्ट्रेशन टू मेक इट क्लियर। ठीक है, अब आपने इन दो को बेटा कनेक्ट किया। कनेक्ट से क्या होगा, हायर पोटेंशियल से चार्ज फ्लो होगा लोअर पोटेंशियल से। हायर पोटेंशियल से चार्ज फ्लो होगा लोअर, वहां पे ये नहीं देखना है जिसकी हाई कैपेसिटी है इसकी इतनी कैपेसिटी है, दैट डजंट मीन कि इसके पास बहुत सारा चार्ज होगा। ठीक है बेटा, तो यहां देखिए, अब अगर आप देखेंगे व्हाट विल बी द कॉमन पोटेंशियल इन दिस केस, जरा इसमें कॉमन पोटेंशियल का आप एक्सप्रेशन लगाएं। देयरफॉर ये मैंने इधर एक एग्जांपल ली समझाने के लिए आपको। कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है ना, V इज इक्वल C1 V1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। जरा देखो, C1 V1, C1 is 2 microfarad, it is 4. I will write 2 into 10 raised power minus 6 into 4. 3 into 10 raised power minus 6 into 2 divided by 2 plus 3. बताओ बेटा सॉल्व करके क्या आएगा ये। इट विल बी 6, 8 into 10 raised power 6। मैं यहां पे सॉल्व करूंगा इसको। V मेरा आएगा आप इधर 4 into 2, 8 into 10 raised power minus 6 plus 6 into 10 raised power minus 6 divided by 2 plus 3, that is 5. ठीक है, तो V कितना आएगा गौर से, 10 रेज पावर माइनस 6 आप कॉमन निकाल सकते हैं, ये बनेगा 14 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 बाई 5, इट्स 2.8 माइक्रोवोल्ट। तो क्या हो गया, जब इन दोनों के बीच में चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया तो फिर बाद में दोनों का पोटेंशियल बन गया 2.8 माइक्रोवोल्ट, 2.8 माइक्रोवोल्ट। अब पहले ये हाई पोटेंशियल था, ये क्या था, लो, तो चार्ज गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब हमने ये डेटा इसमें दिया तो वी केम टू नो टू दिस केस। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो देखिए आप, क्या यहां पे मुझे आपको डिस्कस करना है। अब आपने देखा कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। ठीक, व्हाट इज दिस C1 V1? इट इज द इनिशियल चार्ज ऑफ स्फीयर 1। कनेक्शन से पहले जो आपका स्फीयर था उसकी कैपेसिटेंस थी C1, पोटेंशियल था V1, तो चार्ज क्या बन गया उसका, C1 V1। दूसरा C2 था, पोटेंशियल था V2, उसका चार्ज कितना बन गया, C2 V2। तो हम नहीं लिख सकते हैं इट इज एक्चुअली Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इट इज नेट चार्ज divided by net capacitance.
जब भी आप दो आइसोलेटेड स्फीयर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक, नंबर 1। द सेकेंड थिंग इज, ये तो एक चीज आपको जहन में रखनी है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। सेकेंड देखिए, ठीक, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, जो नया चार्ज पहले स्फीयर पे आ गया वो आ गया C1 इंटू वी, दूसरे पर जो आ गया C2 इंटू वी। अगर आप इनको डिवाइड करेंगे C1 बाय C2, जिसकी ज्यादा कैपेसिटेंस उस पर उतना ज्यादा चार्ज रहेगा, जिसकी जितनी कम कैपेसिटेंस, ठीक है, बिकॉज यू नो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, यानी चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। ये यहां पे समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद स्फीयर 1 का चार्ज Q1 डैश रखा। व्हाट इज दिस Q1 डैश? C1 इंटू वी। व्हाट इज दिस Q2 डैश? C2 इंटू वी। तो जब आप इन दो का रेशियो निकालेंगे, इट विल कम आउट टू बी C1 बाय C2। आप इस चीज को वाटर एनालॉजी से भी समझ सकते हैं, ठीक है। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट